न्यूज ऑफ 7 और 8 जनवरी 2024। Ministry of Health and Family Welfare notified review pharma manufacturing rules. Ministry of Health and Family Welfare notified review the rules to ensure good manufacturing practice and requirement of the premises, plants and requirements for pharmaceutical products. Revised rules are notified under Schedule M of Drugs and Cosmetics Rules 1945 and Bill we called ड्रग्स अमेंडमेंट्स रूल 2023। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो नोटिफाई किए हैं रिव्यू करने के लिए फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का रूल्स के लिए, जो कि जीएमपी के अंडर में होगा, जीएमपी के अंडर से होगी, गुड एंड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के द्वारा होगा। जो शेड्यूल एम, अब शेड्यूल एम क्या है? शेड्यूल एम शेड्यूल एम क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मा क्वालिटी सिस्टम्स, मतलब ये इंक्लूड्स करता है कि हाँ फार्मा क्वालिटी का सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, प्रोडक्ट्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू, जो भी ड्रग्स है उसका, जो ड्रग्स का प्रोडक्ट्स है, मान लो कि कोई भी एक मेडिसिन है, कोई भी ड्रग्स है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, उसका स्पेसिफिक गाइडलाइन कैसा है कि कब इसको यूज करना चाहिए, कितने मात्रा में यूज करना चाहिए, इस ये सब शेड्यूल एम के अंडर में आता है। तो वही बोला जा रहा है कि शेड्यूल एम प्रिस्क्राइब्स जीएम for pharmaceutical products and includes requirements for facilities and their maintenance, personal manufacturers control and safety testings, storage and transports of material, written procedures and records testability। की हाईलाइट्स ऑफ रिवाइज्ड रूल, इससे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट जीएमपी, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। जीएमपी इंश्योर्स दैट products are conscientiously produced and controlled according to the set quality standards। जीएमपी क्या करता है कि इंसिक्योर करता है कि प्रोडक्ट्स और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोडक्ट्स है उसको कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना, तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिया गया है ड्रग्स मैन्युफैक्चरर को, उस पर कंट्रोल करना कि हाँ कितने और कितना रेशियो में ड्रग्स का केमिकल का रेशियो कितना है, वो कितना उसका क्वालिटी कैसा है, कितना लाइफ टाइम है, उसका एक्सपायरी डेट कैसा है, वो सबको मैनेज करता है। WHO हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिटेल गाइडलाइन फॉर एमपी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक एस्टैब्लिश्ड डिटेल गाइडलाइन बनाया है जीएमपी के लिए। इन इंडिया जीएमपी सिस्टम वाज द फर्स्ट इंट्रोप्रोकेटेड इन 1988 इन शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में 1988 में इंडिया में पहली बार जीएमपी के सिस्टम को इंट्रोप्रोकेट किया गया था। ऑफ शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के द्वारा, मतलब शेड्यूल एम किसका है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंडर में आता है। बी आर रिवाइज इन 2018, इसको फिर से रिवाइज किया गया था 2018 में। ब्रिंगिंग देम ऑन पार विद WHO स्टैंडर्ड्स, किसके स्टैंडर्ड्स के द्वारा, तो WHO के स्टैंडर्ड्स के द्वारा। की हाईलाइट्स ऑफ द रिवाइज्ड रूल्स, जो भी रिवाइज्ड रूल हुए हैं उसके की हाईलाइट्स क्या हैं? इंक्लूड्स न्यू कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स का एक, मतलब मेडिसिन का एक नया कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स कंटेनिंग hazardous सब्सटेंस सच एज सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, साइटोफार्मास्यूटिकल्स एंड इन्वेस्टिगेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉर क्लिनिक ट्रायल फॉर ह्यूमन के क्लिनिक ट्रायल के लिए ये सब जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं उसको। इम्प्लीमेंटेशंस, इसको इम्प्लीमेंटेशंस 6 and 12 months फॉर द लार्ज मैन्युफैक्चर। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 6 से 12 months लिए जा रहे हैं लार्ज मैन्युफैक्चर के लिए, जो कि जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा हो। एंड MSME जिसका लेस देन 250 करोड़ से कम हो। प्रोविजंस फॉर द इन्फॉर्मिंग द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, प्रोविजंस इन्फॉर्म किया गया था लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए अबाउट ड्रग रिकॉल्स। प्रेजेंटली नो सच मैकेनिकल फॉर इन्फॉर्मिंग, प्रेजेंटली तो कुछ मैकेनिकल इन्फॉर्म करने के लिए नहीं है। ऑर्डर चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड,
और भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स क्वालिटी सिस्टम, फार्मास्यूटिकल का क्वालिटी के सिस्टम के लिए, मतलब उसको क्वालिटी और इन्हेंस करने के लिए। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये क्वालिटी का रिस्क है उसको मैनेजमेंट करने के लिए कि हाँ कैसा क्वालिटी बन रहा है कैसा नहीं, क्वालिटी उसको रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए और इससे भी बेहतर बनाया जाए, ख़राब हो रहा है तो उसको अच्छा से मैन्युफैक्चर किया जाए। और कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज सिस्टम्स फॉर ऑल ड्रग्स प्रोडक्ट्स, जितने भी ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कंप्यूटराइज्ड किया जाए, उसके स्टोरेज को, कि हाँ जैसे कि मान लीजिए कि आजकल क्या होता है कि 100 ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके स्टोरेज कंप्यूटराइज नहीं होता है, तो उसमें उन्होंने क्या बोलते हैं कि 90 ड्रग्स को प्रोड्यूस किया और 10 ड्रग्स को वो लोग ब्लैकमेल से सेल कर देते हैं। इसलिए कंप्यूटराइज स्टोरेज सिस्टम को भी ऑल ड्रग्स से किया जा रहा है कि उसमें ब्लैकमेलिंग ना हो, कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर कर उसको कम दाम में न बेचा करे। अगला है इंडिया शुड बी पॉइनर ऑफ स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री फॉर द कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। स्पीकिंग एट 77th फाउंडेशंस डे ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS का 77 फाउंडेशन डे पर स्पीकिंग में बोला गया था, मिनिस्टर्स ऑल्सो हाईलाइटेड रिसेंट प्रोग्रेस रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स इन इंडियन स्टैंडिंग, मतलब हाईलाइट्स किया गया था रिसेंट प्रोसेस का कि इंडिया के स्टैंडर्ड्स को स्टैंडिंग करने के लिए। कब? तो 77 फाउंडेशन डे ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का 77 फाउंडेशन डे को। मैंडेटरी ज्वेलरी हॉलमार्किंग ओवर covers 343 districts and 90% jewelry that people are buying in hallmarks। मैंडेटरी ज्वेलरी हॉलमार्किंग, जो भी ज्वेलरी पर प्रीशियस ज्वेलरी होता है जैसे गोल्ड की ज्वेलरी हो गया, प्लेटिनम की ज्वेलरी हो गया एंड सिल्वर का ज्वेलरी हो गया, उस पर हॉलमार्किंग किया जाता है, जो कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स में है ऑल ओवर, मतलब कवर करता है 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया का, जो कि 90% ऑफ द ज्वेलरी पीपुल आर बाइंग इन हॉलमार्क्स, जो कि जो कंज्यूमर है जो ज्वेलरी परचेज करते हैं वो कि 90% ऐसे ज्वेलरी हैं जो कि हॉलमार्क के हैं। अबाउट 156 क्वालिटी कंट्रोल्स ऑर्डर ऑफ 672 प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोसेस्ड। BIS के अंडर में क्या हो रहा है कि 156 क्वालिटी कंट्रोल का ऑर्डर किया जा रहा है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल 156 है और 672 प्रोडक्ट्स पर प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट टोटल 672 प्रोडक्ट्स हैं। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ द creating and establishing grid upon guidelines for the criteria to ensure quality and operability of various products और सर्विसेज। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग का करने का कि एस्टेब्लिशिंग किया जाए, एग्रीड अपॉन मतलब गाइडलाइंस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द इंश्योर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी का गाइडलाइंस को इंश्योर कर जाए, उसका क्राइटेरिया को भी इंश्योर किया जाए। ऑपरेबिलिटी ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ द सर्विस, मतलब BIS के अंडर में जो भी वेरियस प्रोडक्ट्स हैं उसके सर्विस के हैं उसके गाइडलाइन और क्राइटेरिया को इंश्योर किया जाए और क्वालिटी को भी। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नलाइजेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है? सपोर्ट्स इकोनॉमिकल ग्रोथ के सपोर्ट के लिए और इन्हेंस कॉम्पिटिटिवनेस, और इन्हेंस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस के कि हाँ ये इतना प्योरीफायर है, इसका ज्वेलरी इतना प्योरीफायर, तो कंपटीशन बने रहेगा तो लोगों को कंज्यूमर को एक जेन्युइनली प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। फॉरेस्ट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट्स इनोवेशंस, फोस्टर टेक्नोलॉजिकल का डेवलपमेंट होता है और सपोर्ट इनोवेशंस मिल रहा है। एड्रेसेस हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट कंसर्न, हेल्थ सेफ्टी और हेल्थ को और सेफ्टी के लिए और इन्वायरमेंट के कंसर्न के लिए भी एड्रेसेस किया जा रहा है। स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन इंडिया इज लार्जली गवर्नमेंट लीड विथ SIS एक्टिंग एज ए नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी। इंडिया में जो भी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस हैं उसको लार्जली गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? तो BIS के द्वारा, और जो कि क्या है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, गवर्नमेंट का एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि BIS के द्वारा गवर्न किया जाता है। इंडिया में लार्जेस्ट BIS इंडियन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश्ड अंडर BIS एक्ट
16, इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। इन्वॉल्व इन हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। इनको इन्वॉल्व किया गया था कि हाँ एक्टिविटी किया जाए स्टैंडर्डाइजेशन का और मार्किंग का एंड क्वालिटी का सर्टिफिकेशन किया जाए, उसको सर्टिफिकेशन दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, इसको एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, विथ इट्स मिनिस्टर बेइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ BIS। इसके मिनिस्टर कौन बनते हैं? जो BIS का प्रेसिडेंट बनते हैं, ये मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर इनिशिएटिव्स फॉर द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, और सारे भी इनिशिएटिव्स हैं किसके लिए? तो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स के लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड नेशंस एक्शन प्लान SNAP, इंडियन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस INSS, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट्स स्कीम फॉर एक्रीडिएशंस ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वन नेशंस वन स्टैंडर्ड्स स्कीम ऑफ BIS। मतलब एक नेशन का एक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। पहले क्या था, मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली का स्टैंडर्ड्स अलग किया जाता था और हरियाणा के स्टैंडर्ड्स अलग किया जाता था, ज्वेलरी में गुजरात का स्टैंडर्ड्स अलग होता था। अब क्या कर दिया कि BIS के अंडर में कि एक ही नेशन, अपना एक ही इंडिया है, उसके अंडर में एक ही स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगा, एक ही किसके अंडर में? तो BIS के स्कीम के अंडर में। सम सर्टिफिकेशन ऑफ द BIS, कुछ ऐसा भी सर्टिफिकेशन है जो कि BIS के अंडर में आते हैं। ISI, वो ISS मत समझ लेना, ISI यूज फॉर द स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, किसके लिए यूज होता है? तो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल में यूज होने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सामान के लिए यहाँ दिया होगा। मैंडेटरी फॉर द सम प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड वॉलंटरी फॉर द ऑर्डर्स, कुछ और दूसरे के लिए। ये क्वेश्चन आया था BPSC के एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट। BIS हॉलमार्क्स, हॉलमार्किंग सिस्टम फॉर द सेल्स ऑफ द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी विच क्रिटिफाई द प्योरिटी ऑफ द मेटल। BIS हॉलमार्क किस लिए किया जाता है? तो हॉलमार्किंग सिस्टम किया जाता है किसके? सेल ऑफ द प्रीशियस, बहुत मतलब जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं उसके सेल बेचने के लिए, जो उसका बाई और सेल होता है उस पर, कि गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल है उसके लिए क्यों सर्टिफाई करते हैं? प्योरिटी ऑफ द मेटल का वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मेटल में कितना प्योरिटी, 24 कैरेट का गोल्ड है, या 22 कैरेट का गोल्ड है, या 26 कैरेट का गोल्ड है। ECO मार्क फॉर लेबलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जितने भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उस पर कौन सा ECO मार्क्स किया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द रूल ऑफ e-fuels in decarbonizing transports, reports released by IEA। ई-फ्यूल है क्या? ई-फ्यूल किसको बोलते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रोफ्यूल्स, इसको ई-फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफ्यूल्स को शॉर्टकट में बोला जाता है ई-फ्यूल्स। ई-फ्यूल्स के लाने का ये हो कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, कार्बन के एमिशन हो रहा थे बहुत सारे वायल से, ट्रांसपोर्ट में लेकर, और ट्रांसपोर्ट में हो गया, एविएशन सेक्टर में हो गया। एविएशन सेक्टर में तो फ्यूल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, तो जिसके ग्लोबल वार्मिंग हो रहे थे उसके अल्टरनेटिव को हम लोग किया गया था यूज करने के लिए, हो रहा है ई-फ्यूल्स के लिए। ई-फ्यूल्स, अब ई-फ्यूल्स क्या है? एक टाइप ऑफ द मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्यूल को भी बोल सकते हैं। और इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग इसको यूज करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग लेते हैं और उसको हाइड्रोजन, जो कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को या और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कैप्चर करते हैं और उसको हाइड्रोजन के द्वारा टुगेदर में, मतलब जो वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड में हम लोग उसको टुगेदर स्प्लिट करते हैं। किसके द्वारा स्प्लिट करते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, न्यूक्लियर पावर होगा, जिससे जो फ्यूल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई-फ्यूल बोलते हैं। इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो ई-फ्यूल को अभी, तो इसको इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं कि ई फ्यूल तो आप समझ गए क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के द्वारा जो हाइड्रोजन को रिलीज किया जाता है और उसको कंबाइन किया जाता है, जिसके बनाया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के द्वारा, जैसे कि वाटर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, इसमें सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के द्वारा। अब उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट एनालिसिस। इमर्जिंग ई फ्यूल टेक्नोलॉजी इज टर्म ऑफ नीडेड cost reductions, resources and infrastructure investments to achieve 10% shares of e-fuels in aviation shipping by 2030। रिपोर्ट एनालिसिस करा है कि इमर्जिंग ऑफ द ई फ्यूल टेक्नोलॉजी का इन द टर्म ऑफ द नीड, मतलब कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी, रिसोर्सेज के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि 10% शेयर है ई फ्यूल का एविएशन में भी और शिपिंग में भी। 2030 तक का टारगेट है, मतलब अचीविंग का बोला गया कि 10% शेयर हो जाना चाहिए इसमें। ई फ्यूल लाइक ई मीथेन, ई केरोसिन, ई मिथेनॉल are all fuels in gas or liquid from that produced from the renewable or decarbonized electricity। इसको ये सभी जो ई फ्यूल है उसको लिक्विड या गैस में प्रोड्यूस करने के लिए इसको रिन्यूएबल और डिकम्पोज इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब रिन्यूएबल है और डिकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है। ई फ्यूल आर लो इमिशंस फ्यूल। ई फ्यूल क्या है? लो इमिशन फ्यूल है। इसको बोला ही गया था कि जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इससे जो हाई इमिशन होता है उससे बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को एक इम्पैक्ट को कम करने के लिए ही ई फ्यूल को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लो इमिशन फ्यूल है। सिंस देयर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग लो इमिशंस इलेक्ट्रिसिटी एंड कार्बन इनपुट्स आर obtained in a way that leads to low life cycle greenhouse gas emission। जो था बता दिया। पॉसिबल बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? रिड्यूस इमिशंस रिड्यूस होगा, यहाँ भी मालूम चल रहा है लो फ्यूलिंग ग्रीन हाउस, लो साइकिल ग्रीन हाउस के लिए, और ये लो इमिशंस होगा। डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ द डिकार्बोनाइजेशंस ऑप्शन, मतलब डिकार्बोनाइजेशन का उसका डाइवर्सिफिकेशंस होगा। डिक्रीज डिमांड्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स नीडेड फॉर द बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी क्रिटिकल केमिकल्स हैं, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि केमिकल बैटरी के में यूज करने का, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, लिथियम आयन हो गया, लिथियम आयन बैटरी आजकल चल रहा है, उस समय जो भी केमिकल है, जो भी मिनरल्स है वो क्रिटिकल है, उसको उस पर डिमांड, मतलब उस पर हम लोग का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, किससे? ई फ्यूल होने के कारण। पॉलिसी रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट्स, इसको पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या बोले इसके रिपोर्ट्स में था? स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्ट GHG रिड्यूशन टारगेट टू सिमुलेटेड मार्केट फॉर द ई फ्यूल। ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन टारगेट है जो सिमुलेट करेगा। प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टिमुलेट ई फ्यूल डिमांड बाई इंटीग्रेटिंग ई फ्यूल इनटू ब्लाइंडिंग मैंडेट्स। एड्रेसेस चैलेंजेस एंड फोस्टर्स इन्वेस्टमेंट, जितने भी एड्रेस को चैलेंजेस और फोस्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेप टेकन बाय द इंडियन प्रोमोट ई फ्यूल, इंडिया के द्वारा क्या स्टेप टेकन किया गया है ई फ्यूल को प्रमोट करने के लिए? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक मिशन लाया गया जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनियम। डेवलप्ड किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस का कैपेसिटी का कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक का पर ईयर के लिए। अबेटमेंट्स ऑफ नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जिस अबेटेड बोला जाता है कि 50 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। परमिटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI को मतलब परमिटिंग किया जा रहा है कि अप टू 100% उनको सब्सिडी दिया जाएगा। रिन्यूएबल 100% सब्सिडी, मतलब सब्सिडी वही मानो कि 100% FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिटिंग किया जा रहा है कि जिसके अंडर ऑटोमेटिक रूट हो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड लॉन्च ऑफ यूरिया गोल्ड।
कम्युनिटी कमेटी है जो इकोनॉमिक अफेयर्स के, जो उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया किसके लिए, तो यूरिया गोल्ड के लिए। यूरिया गोल्ड बिल सपोर्ट्स द ऑर्डर्स इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट इन स्फीयर ऑफ द एनवायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर। यूरिया गोल्ड क्या है, एक सपोर्ट है, इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है किसके लिए, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर है, स्फीयर फर्टिलाइजर जो कि किसानों के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए मदद करेगा। यूरिया गोल्ड इज अ सल्फर कोटेड यूरिया। यूरिया गोल्ड क्या है, एक सल्फर कोटेड यूरिया है। इट इज़ नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। यह एक नॉन ऑर्गेनिक है और यह स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। एंड इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग प्रीफेड यूरिया ग्रेन्यूल्स एंड विथ मोल्टेड सल्फर। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है साधारण, कोटेड प्रीफेटेड यूरिया ग्रेन्यूल्स और मोल्टेड सल्फर के द्वारा। सल्फर कोटिंग इंश्योर अ मोर ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर कोटिंग इंश्योर करता है कि और मोर उसमें नाइट्रोजन का रिलीज हो, ग्रेजुअली नाइट्रोजन का रिलीज हो। इट प्रोलॉन्ग्स द यूरिया एक्शंस दस हेल्पिंग प्लांट्स टू स्टे ग्रीनर फॉर लॉन्गर टाइम। इट प्रोलॉन्ग्स यूरिया एक्शंस को, यह प्लांट को हेल्प करेगा मतलब बहुत लंबे समय के लिए हरे भरे रहने के लिए। इट विल इंक्रीज इफिशियंसी एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंट applications ऑफ द फर्टिलाइजर दस द इन्हेंसिंग द सॉइल हेल्थ। यह इंक्रीज करेगा इफिशियंसी इंक्रीज करेगा और रिड्यूस करेगा फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का डिपेंडेंसी और सॉइल के हेल्थ का इन्हेंसिंग करेगा। जैसे कि सॉइल के हेल्थ का इन्हेंसिंग कैसे होता है कि उसमें सॉइल में नाइट्रोजन पाया जाए। तब अब आजकल के यूरिया इतने ये हो रहे हैं कि सॉइल के हेल्थ ही बहुत सारे ख़राब कर रहे थे। ये जो आ रहा है अपने गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो कि यूरिया गोल्ड है, इसमें क्या होगा कि इफिशियंसी का इंक्रीज करेगा और रिड्यूस करेगा फ्रीक्वेंट अप्लीकेशंस ऑफ द फर्टिलाइजर का, और सॉइल का हेल्थ का इन्हेंस करेगा और बहुत लंबे समय तक के लिए पेड़ पौधों को ग्रीनरी बनाए रखेगा। EFFS are fertilizers that are reduce environment pollutions from nutrient loss by retreading or even controlling the release of nutrients in the soil। ये EFFSR फर्टिलाइजर है जो कि रिड्यूस कर सकता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए और न्यूट्रिशन लॉस बाय रिट्रेडिंग। जो भी न्यूट्रिशन सॉइल से या पेड़ पौधे से लॉस होते हैं उसको भी, और कंट्रोल करेगा रिलीज ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन का रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन का रिलीज हो रहा है, उसको कंट्रोल करेगा। EFSS ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सच एज बायोकम्पोज वर्मी कंपोस्ट। EFFS ऑल्सो भी इंक्लूड्स करता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, जो कि बायोकम्पोस्ट होगा और वर्मी कंपोस्ट हो। इनिशिएटिव्स फॉर EFFS इन इंडिया। इस EFFS का इनिशिएटिव क्या है इंडिया में, इन्वायरमेंट फॉर फ्रेंडली फर्टिलाइजर का इनिशिएटिव इंडिया में क्या है। PM प्रणाम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशंस अवेयरनेस न्यूट्रिशमेंट्स एमेलियोरेशंस एंड मदर अर्थ स्कीम। डेवलपमेंट ऑफ नमो यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया। नमो यूरिया और नीम कोटेड यूरिया का भी डेवलपमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बिल फैसिलिटेट दिस फर्टिलाइजर्स। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पंचायत में एक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है जो कि फैसिलिटेट करते हैं ये सब यूरिया का, जितने भी यूरिया है, कौन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स। गोवर्धन galvanizing organic bioergo resources धन helps in the preparing organic manure। गोवर्धन के द्वारा ये है जो हेल्प करते हैं प्रिपेयर ऑर्गेनिक मैन्यूर को बनाने में। ये है बेनिफिट्स ऑफ द EFFC। डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इमिशन, जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन उसको डिक्रीज करेगा। इम्प्रूव वाटर रिटेंशंस एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पेड़ पौधे में या सॉइल में वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी का बढ़ाएगा और इम्प्रूव करेगा वाटर का रिटेंशन का। इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीजमेंट होगा और एडजस्ट वाइल pH वैल्यू, जो भी वाइल के pH वैल्यू है उसको एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं
Maldives got suspends three ministers for the derogatory remarks against the इंडियन पीएम, मतलब अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में मालदीव के मिनिस्टर जो जिन्होंने ट्विटर पे ये अपशब्द बोले गए थे, जिसके कारण उनके 3 मिनिस्टर मालदीव के उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव्स इज अ क्रूशियल फॉर द इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मालदीव्स क्या एक क्रूशियल है किसके लिए, इंडिया के लिए किस आइटम में, तो इंडियंस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया का एक अपना पॉलिसी है इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक मालदीव भी एक क्रूशियल रोल निभाता है। जैसे कि हम लोग श्रीलंका में अभी ये सट्टा प्लॉट हो गया था, मतलब जो कि क्राइसिस हो आया था तो उसमें हेल्प किया गया था। ठीक, इंडिया के पॉलिसी है, कौन सा पॉलिसी थी, इंडियन नेबरहुड फर्स्ट, केवल अपना नेबर जो भी अपना नेबर है उसको नेबरहुड के फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। तो मालदीव्स हैज इंडियन फर्स्ट पॉलिसी। हाउएवर रिसेंटली सर्टेन डिवेंग्रेंसेस हैव बीन सीन। बहुत सारे मतलब कुछ डिवर्जेंस देखा जा रहा है अभी आजकल रिसेंटली। कब से, जब से ये न्यू मालदीव्स के गवर्नमेंट चुने गए हैं तब से। रिसेंट डाइवर्जेंस इन इंडिया मालदीव्स relations. The presidents of Maldives choose Turkey, not India, after assuming office as his first foreign destinations. Unlike past presidents, जितने भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट से पहले जो अभी करेंटली न्यू चुने गए हैं, जितने भी पहले थे वो उन्होंने जो भी ऑफिस में अटेंड लिया, तो सबसे पहले उन्होंने जितने भी थे वो इंडिया आए थे। बट ये रिसेंटली जो चुने गए थे इन्होंने इंडिया को छोड़कर टर्की को विजिट किया। एंज्यूमिंग ऑफिस फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशंस। मालदीव्स न्यू प्रेसिडेंट्स हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द आइसलैंड्स अंडर इंडिया आउट कैंपेन। मालदीव्स के जो न्यू प्रेसिडेंट है इन्होंने फॉर्मली मतलब इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि जो हम लोग का मिलिट्री बेस है इंडिया मालदीव्स में और मिलिट्री पर्सनल्स है उसको उस मालदीव्स के आइसलैंड से बाहर निकालने के लिए उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के द्वारा बोला है। ये पहला पॉइंट ये था कि प्रेसिडेंट से जितने भी थे वो आते थे इंडिया में, बाकी इन्होंने पहला जो अभी न्यू है उन्होंने वो नहीं आए। और दूसरा का क्या था कि वो अपने कैंपेन में बोले थे कि इंडिया आउट कैंपेन, कि इंडिया मालदीव से बाहर जाएगा, जिसमें और रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आपके जितने भी मिलिट्री पर्सनल है उसको इस आइसलैंड से बाहर निकाले। द मालदीव्स डिड नॉट प्रैक्टिस इन NSA लेवल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एलोंग विथ इंडिया, श्रीलंका एंड मॉरिशस। मालदीव्स प्रैक्टिस भी नहीं किया, जो कि पहले प्रैक्टिस होता था NSA लेवल का कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, जो कि श्रीलंका मॉरिशस इंडिया ये सब मिलकर प्रैक्टिस करते थे। इसमें इस बार मालदीव्स भी पार्टिसिपेट नहीं लिया। द मालदीव्स हैज डिसाइडेड नॉट टू रिन्यू द हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ इंडिया आफ्टर इट्स एक्सपायरी इन जून 2024। हाइड्रोग्राफी कोऑपरेटिव एग्रीमेंट मालदीव्स के द्वारा किया गया था, मालदीव्स के साथ इंडिया किया गया था, जिसमें मालदीव्स ने डिसीजन लिया कि हम लोग इसको रिन्यू नहीं करेंगे, जो कि खत्म होने वाला है जून 2024 को। इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस का है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है और टूरिज्म है। बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस, इन 2021 इंडिया बिकम द मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। 2021 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन गया था मालदीव्स का ट्रेड पार्टनर। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में दे हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस प्लान फॉर डिफेंस एंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोवेरिन। India is building a new coast guard base at the Utturu Thailafolhu UTF अलॉट। इंडिया क्या बिल्डिंग कर रहा है एक न्यू कोस्ट लाइन गार्ड बेस्ड एट मालदीव्स के उठरू थाइलाफोल्हू में। इंडिया हैज ऑल्सो कंडक्ट ऑपरेशंस कैक्टस। इंडिया ऑपरेशन कैक्टस को भी कंडक्ट किया इन 1988 में। एंड ऑपरेशन नीर भी कंडक्ट किया 2014 में टू हेल्प कर्ब वाटर क्राइसिस। जब वाटर क्राइसिस हो रहे थे मालदीव्स में, तो वाटर क्राइसिस को कर्ब करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंडिया वर्किंग ऑन द
ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इंडिया एक ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसपे आराम से मालदीव्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और यहाँ से ग्रेट मेल इंडिया से और मालदीव्स के बीच में। टूरिज्म इन 2023 इंडिया इज अ लीडिंग सोर्स मार्केट फॉर द मालदीव्स ड्यू टू ओपन स्काइज एग्रीमेंट। इंडिया एक लीडिंग सोर्स था मालदीव्स के मार्केट के लिए, किसके द्वारा? तो ड्यू टू ओपन स्काइज एग्रीमेंट के द्वारा, जो कि थी। ऐसे भी एक रिपोर्ट में मालदीव्स की रिपोर्ट में जाना गया कि इंडिया का टूरिज्म मालदीव्स में सबसे ज़्यादा जाते हैं और लाखों के लाखों पैसे खर्च करते हैं मालदीव्स में जाकर। इंडियन फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द hollow orbit around the Lagrangian point आदित्य L1। ISRO is only the third space agency to station a spacecraft at the L1। इसरो क्या है, एक अब थर्ड स्पेस एजेंसी बन गया है, दो स्पेस एजेंसी के बाद, जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी था, उसके बाद जो कि L1 के पास लैग्रेंजियन पॉइंट के पास जो है कि अपना स्टेशन हो चुका है, स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पर स्टेशन दे चुका है, मतलब वहाँ पर स्थिर कर चुका है। द ऑर्डर टू आर द, जो कि हम बता चुके हैं कि नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि दूसरे और जो है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क IS ट्रैक हैज अचीव दिस फीट आफ्टर कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स मैनूवरिंग। इसरो यह जो है अचीवमेंट किया है कब, इसरो का ISTR बहुत सारे फीट और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैनूवरिंग के द्वारा। आदित्य L1 is a place in an empty space unlike other satellites that are put into orbits around physical bodies like Earth, Moon, etc. Also, hollow orbits is almost perpendicular to the line joining the Earth and the Sun, unlike the closed orbits around the celestial bodies, which are either the circular or the इलिप्टिकल। ये जो सन है, ये जो अर्थ है, इसके बीच में जो एक लाइन है, वहाँ पे ये क्या है, L1 है, जो कि यहाँ पे आदित्य L1 यहाँ पे स्टेशन हो चुका है, जो कि इसरो के द्वारा किया गया है। ये इंडिया अपना थर्ड कंट्री अब बन चुका है। ये L1 पॉइंट है, ये L2 पॉइंट है मून अर्थ की इधर, ये सब नज़दीक ये था कि इसे डायरेक्ट सन का ये किया जा सके, इसमें और कोई भी आने का दिक्कत नहीं था, क्योंकि मून से भी थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उधर। मून ये जो है, जो मून का अर्थ का ये यहाँ पर ये करता है, और L2 के पास भेजा जाता तो क्या होता कि मून भी आकर बीच में डिस्टर्ब कर देता, जिसके कारण हमको सन पे रिसर्च करना था। तो हम लोग ने क्या किया कि L1 के पास, यही मेन पॉइंट है कि जो भी 3 कंट्रीज हैं, जो भी 3 स्पेस एजेंसी है, उन्होंने L1 के पास भेजा, क्योंकि उनको कि कोई भी और सारे सैटेलाइट्स के या और सारे जितने भी ग्रह हैं उनसे बाधा ना पड़े, मतलब बीच में ये ना पड़े, बीच में से बीच में ये ना पड़े, ये डायरेक्ट अपना फोकस सन पे किया जाए। और मान लो L2 पे रहता तो मून भी यहाँ पे बीच में आ जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मून के ऑर्बिट से आगे जाकर है L1, ये L2 हो गया यहाँ पर, ये L3 हो गया। L3 पे भेजने के लिए बहुत रिस्क है, L4 हो गया और ये L5 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आदित्य L1 हैज लॉन्च इन 2023। पिछले साल आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, जो कि C57 है, टू स्टडी सन के स्टडी के लिए। इट विल मेक्स ऑब्जर्वेशन फॉर 5 ईयर्स। इट कैरीज 7 पेलोड्स, 7 पेलोड्स को लेके गया है। ऑब्जेक्टिव, आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन। जो सन का कोरोनल है हीटिंग, उसके लिए, और सन का हीट वेव जो है उसको स्टडी करने के लिए। इनिशिएशंस ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शंस
फेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर्स। इनिशिएशन शब्द मतलब इसके इनिशिएशन के अर्थ के वेदर पर क्या का प्रभाव पड़ता है, उसके मास का, कोरोनल इंजेक्शन का, और फेयर्स मतलब नियर अर्थ के स्पेस का और वेदर पर क्या उसका इम्पैक्ट करता है। सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर विंड मतलब सन का विंड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और टेम्परेचर एनिस्ट्रोफी, और इसके टेम्परेचर के एनिस्ट्रोफी के लिए, और ये बहुत सारे कुछ। अबाउट लैग्रेंज पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था ना कि लैग्रेंज पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पर एक सन के ग्रेविटेशनल फोर्स अपना होगा, ऐसे समझो, ये मान लो कि सन है, ये अर्थ है अपना, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अपना होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अपना होगा, एक ऐसा जगह होगा कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा नहीं, जो कि L1 कहलाता है। ये सबसे नज़दीक में हो गया। और डिस्टेंस में अगर जाते जाते जाएगा तो एक L4, एक यहाँ भी आता है जहाँ पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक इक्वल हो जाता है कि सन अपनी ओर अटैक करता है और अर्थ अपनी ओर अटैक करता है, एक L3 हो गया। तो L3 थोड़ा सा सन से उधर होकर हो जाता है, इसलिए हम लोग L1 को आदमी चूज करते हैं कि पहली बार यहाँ पे तो इसका नाम L1 कर दिया गया, और ये सब डिस्टेंस तो नज़दीक में ही पड़ गया, और ये सिक्योर भी है। बहुत सारे हम लोग पास्ट में USA और यूरोपियन यूनियन की एजेंसी ने कर चुका है, तो इंडिया भी अब सोचा L1 पे ही रह जाते हैं, क्योंकि अब इंडिया थर्ड कंट्री बन चुका है। तो वही है लैग्रेंज पॉइंट। At this point, gravitational pull of two large masses precisely equals centripetal force required for the small objects to move with them। यहाँ पे जो फोर्स है, जैसे कि मान ली आदित्य L1 अपने यहाँ पे बैठा है, तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स किसको, क्योंकि इसको रिक्वायर चाहिए इसको मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, सन अपनी ओर खुद से, तो ये बीच में अस्थिर हो गया, स्टैचू बन गया। Thus objects sent there tend to remain stationary, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेजा जाता है एक रिमेन स्टेशनरी के लिए, इंश्योरिंग अ कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ सन, क्योंकि कंटिन्यूअस और कोई भी डिस्टर्ब के बिना उस सन को देखते रहे। देयर आर द 5 लार्ज पॉइंट, सॉरी देयर आर यह 5 लैग्रेंजेस पॉइंट है, जैसे कि L1 हो गया, ये लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 2, लैग्रेंज पॉइंट 3, लैग्रेंज पॉइंट 4, लैग्रेंज पॉइंट 5। अब नेक्स्ट में आते हैं ऑल्सो इन न्यूज, और सारे क्या क्या न्यूज में रहा था। ग्राफीन, रिसर्चर्स इन जॉर्जिया हैज क्रिएटेड वर्ल्ड फर्स्ट फंक्शनल सेमीकंडक्टर मेड फ्रॉम ग्राफीन। जॉर्जिया के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड का पहला फंक्शनल सेमीकंडक्टर बना दिया है, जो कि बना हुआ है ग्राफीन से। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राफीन हैज शो द बैंड गैप प्रॉपर्टीज, पहली बार देखा गया कि ग्राफीन का एक प्रॉपर्टीज है जो कि है बैंड गैप प्रॉपर्टीज, ये पहली बार देखा गया किनके द्वारा, तो जॉर्जिया के रिसर्चर के द्वारा। बैंड गैप इज ए क्रिशियल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी दैट अलाउ द सेमीकंडक्टर्स टू स्विच ऑन और ऑफ, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है, जो कि बैंड गैप, जिसको हम लोग बैंड गैप कहते हैं। मतलब बैंड गैप एक बैंड गैप है, बैंड गैप एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं बैंड गैप के द्वारा। अबाउट ग्राफेन, मतलब ग्राफेन के बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज ए 2 डायमेंशनल सिंगल एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। यह टू डायमेंशनल सिंगल एटम है ग्राफेन, जो कि ठीक लेयर है, बहुत सारा ठीक लेयर है किसका, कार्बन एटम्स का, बॉन्डेड इन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैक्टाइस स्ट्रक्चर, जो कि ऐसा हेक्सागोन हनीकॉम्ब के द्वारा हेक्सागोन हनीकॉम्ब लैक्टिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, बॉन्डेड है वो। इट इज extracted from graphite and display unique physicochemical properties। एक्सट्रैक्टेड, इसको ग्रेफाइट के द्वारा ग्रेफाइट से इसको एक्सट्रैक्टेड किया गया है। हाई सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बहुत हाई है। एक्सीलेंट थर्मल कैपेसिटी, सरफेस एरिया हाई है, जिसके द्वारा वो सेमीकंडक्टर ऑन ऑफ करने के काम आएगा। और थर्मल कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है इसका, मतलब हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी इसका बहुत अच्छा है।
एप्लीकेशंस, जैसे कि एनर्जी में भी यूज हो सकता है, जैसे सोलर सेल में, फ्यूल सेल में, सुपर कंप्यूटर्स में और सेंसर्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। बायो सेंसर्स में भी बायो मेडिकल में भी जहाँ पे जैसे डायग्नोसिस में ड्रग्स डिलीवरी के लिए भी और सारे भी। अब आते हैं हम लोग हरिक एंड घराना वेटलैंड के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज इसलिए रहा था क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव अराइव्ड इन हरिक एंड घराना वेटलैंड रिसेंटली। मतलब हरिक और घराना वेटलैंड में मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी होकर यहाँ आए हैं। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं हरिक और घराना वेटलैंड क्या है। हरिक वेटलैंड, इट इज़ नॉर्थ इंडियन लार्जेस्ट वेटलैंड सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड वेस्ट रिवर इन पंजाब। हरिक वेटलैंड कहाँ पे है तो पंजाब में है और बहुत बड़ा वेटलैंड है नॉर्थ इंडिया का, जो कि सतलज और ब्यास रिवर पे है। इट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, यह 1953 में एग्जिस्ट हुआ, जो कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बैरेज ऑन द रिवर ऑफ सतलज रिवर पर बैरेज बनाया गया जो कि मैनमेड है। वह एग्जिस्ट हुआ 1953 में। कब, क्यों हुआ एग्जिस्ट? क्योंकि वहाँ पे बैरेज बनाया गया था सतलज रिवर पर। इट्स ऑल्सो रामासार साइट्स, यह एक रामासार साइट्स भी है। अब हम लोग पढ़ते हैं घराना वेटलैंड के बारे में। द वेटलैंड इज लोकेटेड ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहाँ पे ये वेटलैंड लोकेटेड है। इट इज़ सिचुएटेड अलोंग द सर्टन एशिया फ्लाईवे, यह सिचुएटेड है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे पर। इट इज इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, यह बहुत इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। IBA है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, डिक्लेयर बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी। इम्पोर्टेंट बर्ड लाइन एरिया है, जिसके किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था तो किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यूके में जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और बॉम्बे का अपना इंडिया का बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी के द्वारा। स्वामित्वा स्कीम, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। जितना भी विलेज के एरिया के मैपिंग है और विलेज के इम्प्रूवमेंट मैपिंग करना है और उसको इम्प्रूव करना है मैप एरिया को, विलेज के एरिया का। कि बहुत सारे ज़मीन का होता है ना कि विलेज में, गांव में जाएगा तो बोलेगा ये मेरा है, वो मेरा है, पर उसी पे बहुत सारे लड़ाई पीट हो जाता है, एक दूसरे को धक्का मुक्की देने से बहुत बहस हो जाता है कि और कोर्ट केस भी हो जाता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस विलेज को मैपिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब नहीं होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामित्वा स्कीम लाया है। स्वामित्वा स्कीम को बेस्ट इनोवेशंस अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में सैंडबॉक्स प्रेजेंट्स इनोवेशन फॉर सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशंस ड्यूरिंग मिला। कब? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स 2024 हो रहा था तब। बेस्ट इनोवेशंस अवार्ड। अबाउट स्कीम, इसके बारे में जानते हैं। स्कीम टाइप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ऑब्जेक्टिव, टू एस्टेब्लिश क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल एरिया विथ इंश्योरेंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑनर्स। मतलब इस्टेब्लिश करना कि क्लियर ओनरशिप है प्रॉपर्टी का रूरल एरिया में, और इंश्योरेंस करना कि लीगल ओनरशिप, मतलब इसका ओनरशिप लीगल यहाँ पर, जैसे कि पहले हम लोग बताए कि वो गाँव में चाहे कहीं भी ज़मीन को लेकर आजकल अपने देश में बहुत झगड़े होते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, जो कि बहुत दिन तक चलते रहते हैं। और इट इज यूज्ड, यह यूज करता है किसका तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का, फॉर द मैपिंग लैंड पार्सेल्स। लैंड के जितने भी लैंड है उसको मैपिंग करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है तो फैसिलेटिंग मोनेटाइजेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी का मोनेटाइजेशंस का फैसिलेटिंग करेगा, और इनेबलिंग बैंक लोन। बहुत सारे गांव में किसान जिसको बैंक लोन नहीं मिलता है, उसको इनेबलिंग किया जाएगा बैंक लोन के द्वारा। मतलब
बैंक का के द्वारा भी लोन मिल सकता है। और कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग, विलेज लेवल पर प्लानिंग के लिए कि हाँ इस विलेज में कितना लैंड है, लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, छोटा छोटा लैंड है या बहुत बड़ा लैंड है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेंगे विलेज लेवल तक का। और मिटिगेटिंग डिस्ट्रीब्यूट्स, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको हटाया जा सके, मतलब कम हो सके। अब सेकेंड और दूसरा क्या है, बायो इमेजिंग बैंक, BIB। मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हैज इस्टेब्लिश्ड अ बायो इमेजिंग बैंक फॉर कैंसर पेशेंट्स के लिए, या कैंसर के लिए मुंबई में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है वो इस्टेब्लिश किया है BIB क्या है, तो बायो इमेजिंग बैंक। थ्रू इट द हॉस्पिटल इज द यूटिलाइजिंग डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्राफ्ट अ कैंसर स्पेसिफिक tailored algorithm that aids in the early stage cancer detection। बहुत मतलब कैंसर के 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उससे भी पहले कि अर्ली स्टेज में कैंसर को ही डिटेक्ट कर लिया जाए डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। BIB एम टू क्रिएटिंग अ robust repository encompassing रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी इमेज। इसका एम क्या है कि एक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी इमेज को क्रिएट किया जाए, इंकम्पोजिशन किया जाए। इट्स बिल लिंक्ड विथ, यह लिंक रहेगा किसके साथ, द क्लिनिकल इंफॉर्मेशन और ट्रीटमेंट स्पेसिफिक्स, मतलब ये लिंक रहेगा क्लिनिकल, मतलब आप जहाँ पर चेकअप कराएं उसके इन्फॉर्मेशन से, और आपका कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट में आपका क्या स्पेसिसिस है, उससे ये लिंक रहेगा। दिस विल बी ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग, validations and rigorous testing of AI algorithm for early detection of the cancer। या इसको और भी यूज किया जाएगा ट्रेनिंग से, यूज फॉर ट्रेनिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए कि हाँ कि जो भी पेशेंट्स है उसका ये ऐसा क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, उसका ऐसा जैसे मान लो कि एक पेशेंट्स है वो क्या करेगा अपने फ्यूचर में ट्रेनिंग, उसका उस पेशेंट की कौन सा ट्रेनिंग से, तो कैसा उसका क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है कि उसका हेल्थ कैसा है, उसको कोई डिजीज है कि नहीं, कोई डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिकेशन कैसा है, कि उसको कौन सा ड्रग्स दिया जा रहा है, उसके द्वारा भी। और AI के मदद से वो डिटेक्ट रहेगा कि हाँ इस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं, अगर कैंसर है तो अर्ली स्टेज में ही मालूम चल जाएगा, तो उसको क्योर किया जा सकता है। अब आगे आते हैं, कैम्प्टोथेसिन। Researchers at IIT Madras and Mandi have metabolically engineered naphthophthalides pneumonia plant cell to increase the productions of the anti-cancer drugs। कैंसर के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए कैम्प्टोथेनिक दवा बनाया जाता है, जो कि IIT मद्रास और मैंडी के रिसर्चर मेटाबॉलिज्म इंजीनियर्स ने एक रिसर्च किया, जो कि उसमें पाया गया इम्यूनो प्लांट्स के किसके इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स को। अबाउट CPT, मतलब कैम्प्टोथेनिक के बारे में, इट इज अ इम्पोर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग्स है। लीड मोलिक्यूल्स फॉर हाई वैल्यूज ड्रग्स, इसके लीड मोलिक्यूल्स है फॉर हाई वैल्यू ड्रग्स लाइक द इरिनोटेनैक एंड टोपोटेनैक, इरिनोटेनैक एंड टोपोटेनैक extracted majorly from the Camphothecia acuminata native to China, मतलब चाइना में पाया जाता है, एंड नोथापोटाइड्स निमोनिना नेटिव इन द वेस्टर्न घाट्स इंडिया में अपना ये पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो चाइना में, और ये अपना वेस्टर्न इंडियन में। हाई डिमांड फॉर द CPT फॉर द फार्मान्यूटिकल इंडस्ट्री हैज मेड द प्लांट्स इंडेंजर्स। ड्रॉबैक क्या है, तो वाटर इंसुबिलिटी के कारण, लो टारगेटिंग के कारण, और टॉक्सिसिटी टू नॉर्मल टिश्यू के लिए। दूसरा न्यूज आते हैं, इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका ISEA। द MV Vasily Golovinin and expeditions vessels
characterized by the Indian embarked on its journey to Antarctica for the 43rd EVCA voyage, 24th ISEA voyage. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। यह एक पार्ट है कहाँ किसका, इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम को, जो कि 1981 में शुरू किया था। इट रिसर्च बेस स्टेशन, यह एक रिसर्च बेस स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री में, जो कि 1983 में, मैट्री के 1988 में, और भारती के 2000 और भारती के 2012 हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, जो कि इस्टेब्लिश किया गया किसके अंडर में, एक रिसर्च स्टेशन। ये तीनों रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था किसके अंडर में, तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के अंडर में। एज ऑफ टुडे, आज के दिन में सिर्फ मैट्री और भारती ही फुली ऑपरेशनल है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि इम्प्लीमेंटेड किया जाता है किसके द्वारा, तो नेशनल सेंट्रल पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च के द्वारा। इट ऑल्सो कंप्रोमाइज मेंबर्स, इसके और भी मेंबर हैं जो कि फ्यू पार्टनर हैं कंट्रीज के ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। CSC इज अ मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है कौन, CSC। और इसके कंप्राइजिंग मेंबर भी फॉर्म है फ्यू पार्टनर कंट्रीज ऑफ द CSC के, जो कि हैं मेंबर कौन कौन से, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सेशेल्स आर द ऑब्जर्वर्स मेंबर्स। प्रोबा मिशन, इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना इंडिया का है, इसरो विल लॉन्च यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पॉइंटरिंग प्रोबा 3 मिशंस इन 2004। इंडिया क्या करेगा, लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सबसे पहला प्रोबा मिशंस 2024 में, जो कि इसी साल। अबाउट प्रोबा मिशन हम लोग थोड़ा जानते हैं प्रोबा 3 के मिशन में क्या है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल क्रिएट, यह क्रिएट करेगा क्या, 144 मीटर लॉन्ग सोलर क्रोनोग्राफ, 144 मीटर लंबा, मान लो कि 144 मीटर लंबा एक सोलर क्रोनोग्राफ को क्रिएट करेगा। एन इंस्ट्रूमेंट दैट विल अलाउ साइंटिस्ट टू स्टडी द सन क्रोनाज, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइंटिस्ट को अलाउ करेगा सन का कोरोना को स्टडी करने के लिए, जो कि किसके द्वारा, तो 144 मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनाग्राफ के द्वारा। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट प्रिसिशन फॉर्मेशंस फ्लाइंग मिशन, यह पहला वर्ल्ड का पहला फ्लाइंग प्योर मतलब शुद्ध बनाया गया फ्लाइंग मिशन होगा। इन इट पेयर ऑफ द सैटेलाइट्स विल फ्लाई, इसमें क्या होगा कि पेयर ऑफ बहुत सारे सैटेलाइट के पेयर फ्लाई करेंगे एक साथ, मेंटेनिंग अ फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में, और लार्ज रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत सारे लंबा रिजिड स्ट्रक्चर में, इन स्पेस, कहाँ पे, तो स्पेस में, टू प्रूव फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी, प्रूव करेंगे फॉर्मेटिंग फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को, एक नया फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को बनाने में, फॉर्मेशन मतलब बनाने में ये प्रूव करेंगे। बहुत सारे सैटेलाइट को ये मान लो कि ये एक सैटेलाइट है, इसको एक सैटेलाइट से बांधेंगे, एक सैटेलाइट को कंबाइन करें, एक सैटेलाइट को कंबाइन करें। जैसे कि आप लोगों ने ड्रोन लाइट को देखा होगा कि कैसे एक साथ बहुत सारे ड्रोन होता है, वो एक लाइट एमिशन करता है। जैसे कि IPL में देखे होंगे, बहुत सारी फंक्शन में, जैसे FIFA वर्ल्ड कप में, चाहे ओलंपिक में देखे होंगे कि ड्रोन लाइट होता है। ड्रोन लाइट के द्वारा भी बहुत सारे कमांड ड्रोन को एक साथ दिया जाता है, और एक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा चलता है, और फिक्स कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहता है, और एक साथ ये मेंटेनिंग रहते हैं और एक साथ उड़ते हैं, जिसके कारण एक एक्टिविटी होता है ड्रोन। जिसके देखा जाता है ओलंपिक में, जब FIFA में कि कुछ फ्लैग का चिन्ह या कोई कंट्री का चिन्ह या कोई बर्ड उड का कोई भी, तो और सही इसी तरह कहीं सैटेलाइट, वहाँ पे ड्रोन था तो यहाँ पे सैटेलाइट का यूज किया जाएगा, एक साथ उड़ाया जाएगा और एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में और लार्ज ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर में, जिसको साइंटिस्ट प्रूव करेंगे एक नया टेक्नोलॉजी, जो कि फ्लाइंग टेक्नोलॉजी कहलाएगा। इट विल मिमिक एन आर्टिफिशियल इक्लिप्स इन स्पेस, यह बना सकता है आर्टिफिशियल इक्लिप्स और स्पेस में, टू प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस व्यू ऑफ कोरोना, प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूअस व्यू किसका, तो कोरोना का। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स
to 2024. The report is published by the United Nations Department of the Economic and Social Affairs वन डेसा। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोग्राम स्पेक्स में जो कि जीडीपी ये सब के बारे में जो पता है तो कौन किसके अंडर में आता है, रिपोर्ट कौन से पब्लिश करता है, तो आप बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। की फाइंडिंग रिलेटेड टू इंडिया, इवन रिवाइज इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इवन यूनाइटेड नेशन ने रिवाइज किया किसका, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2024 कैलेंडर ईयर का कि 2.7 से 6.7% से 6.2% तक। इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड में अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन्वेस्टमेंट इन द साउथ एशिया, इसको इन्वेस्टमेंट इन द साउथ एशिया के इन्वेस्टमेंट में पार्टिकुलरली इन इंडिया बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर हैं, बहुत सारे वर्ल्ड के बिजनेसमैन हैं जो कि साउथ एशिया में इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा पार्टिकुलरली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिमेन द स्ट्रॉन्ग इन 2023, पिछले साल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग थे। इंडिया इज अ कंट्री सीन एज द की अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस, एक अलग अल्टरनेटिव मतलब की अल्टरनेटिव देखा जाता है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में। इन 2022 एफडीआई फ्लोज इंडिया बाय 10%। 2022 में लास्ट ईयर में एफडीआई का फ्लो मतलब बढ़ा था कितना, तो 10% की, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेकिंग द थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंसिंग द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जो कि बनाता है उसको थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री किसके लिए अनाउंस किया जाता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। अब हालांकि हम लोग देखते हैं सऊदी अरबिया आज क्यों न्यूज में रहा था प्लेस में, क्योंकि इसका कैपिटल क्या है, रियाद। ये अपना सऊदी अरबिया है, इसका कैपिटल क्या है, तो रियाद है, रियाद। ये कौन से कंट्री से घिरा हुआ है, तो इराक से घिरा हुआ है, जॉर्डन से घिरा हुआ है, इजिप्ट से घिरा हुआ है, सूडान से घिरा हुआ है, इरिट्रिया से घिरा हुआ है, यमन से घिरा हुआ है, ओमान से घिरा हुआ है और कतर से भी घिरा हुआ है। इंडिया एंड सऊदी अरबिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द एनुअल हज पिलग्रिम्स, जो इस्लाम कल्चर के होते हैं वो क्या होते हैं, एक हज यात्रा पे जाते हैं, जो कि उन लोग का सबसे प्योर यात्रा माना जाता है, सबसे प्योर प्लेस माना जाता है। उसी के लिए इंडिया और सऊदी अरबिया क्या किए हैं, एक एग्रीमेंट किए हैं एनुअल सालाना उनके हज पिलग्रिम्स के लिए। जितने भी हज के जाने वाले लोग हैं, जितने भी हज पे जाने वाले श्रद्धालु हैं, जो भी उसके जाने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। पॉलिटिकल फीचर, इसका पॉलिटिकल फीचर क्या है, लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है कौन, तो सऊदी अरबिया। इट इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला के जो भी हैं, इसका सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो सऊदी अरबिया है। बॉर्डरिंग नेशन, इसका बॉर्डरिंग नेशन कौन से, जो कि पहले हम लोग बताए थे, जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है, यूएई है, कतर है, ओमान है, यमन है। जैसे कि न्यूज़ में है सऊदी अरबिया पिलग्रिम्स के लिए, इसका पूछ सकता है कि कौन से रिवर के किनारे हैं सऊदी अरबिया, कौन कौन से कंट्री के बगल में है, कौन इसके नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जॉर्डन कहाँ पे है, कुवैत कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया ही गया है कि सऊदी अरबिया है, इसके बगल, इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, नॉर्थ में इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, वेस्ट और ईस्ट में कतर हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में ईरान हो गया, ओमान हो गया, ईस्ट में यूएई हो गया, ईस्ट में साउथ में यमन हो गया, इरिट्रिया हो गया, ये सब कंट्री है। बॉन्डिंग वाटर बॉडीज कौन सा है, तो पर्शियल गल्फ और रेड सी टच करती है, ये जो है कहाँ गया रेड सी, ये रेड सी है जो सऊदी अरबिया को टच करती है, और ये पर्शियन गल्फ। ज्योग्राफिकल फीचर्स, इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, तो डिजर्ट है कौन सा, रब अल खाली, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सैंड डिजर्ट, पार्ट ऑफ द लार्जर अरेबियन डिजर्ट। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है आदमी, क्वेश्चन भी हो सकता है कि रब अल खाली क्या है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सैंड डिजर्ट है, मतलब कंटिन्यूअस सैंड है। और सब डिजर्ट में क्या होता है कि जैसे लैंड में हो गया, वहाँ पे भी लैंड पाया जाता है, कभी पेड़ पौधे हो जाते हैं, कभी वाटर बॉडीज भी पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज भी थोड़ा थोड़ा मिल जाते हैं। बाकी ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सैंड डिजर्ट है कौन सा, तो रब अल खाली, पार्ट ऑफ द लार्ज अरेबियन डिजर्ट, पार्ट किसका है, तो लार्ज अरेबियन डिजर्ट के पार्ट्स है।
अल नाफूड। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? द जबल साउदा। लार्जेस्ट कंट्री विथ नो परमानेंट रिवर्स, ये लार्जेस्ट कंट्री है जिसका नो परमानेंट कोई रिवर्स है। ये था 7 और 8 जनवरी का करंट अफेयर। सॉरी फॉर लेट, जो भी गलती होगी सो आप लोग थोड़ा माइनर कीजिएगा, जो भी गलती होगा बताइएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा। सॉरी जो भी होगा, मैं भी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जो भी होगा सब बताइएगा आप लोग। ये रहा मेरा आज का, दैट्स इट, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।